नमस्ते, मैं तनुश्री मंदोलिया स्वागत करती हूँ आपका सरिता रमेश एलीट एकेडमी पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम रोज़ अपने किचन में करते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल हमारे किचन के अलावा इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स की, तो वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी खुद में एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, इसलिए एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। इसलिए अगर कभी गैस लीकेज हो तो हम इसका जो लीकेज है वो डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे घर में जब गैस लीकेज होती है तो हमें एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है, एक अजीब सी गंध आती है। वो स्मेल होती है इथाइल मरकैप्टेन नामक गैस की, जो कि इंटेंशनली एलपीजी के साथ मिक्स करी जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि अगर कभी भी हमारे घर में गैस लीकेज हो तो ये जो इथाइल मरकैप्टेन की स्मेल है ये हमारे लिए एक इमरजेंसी अलार्म की तरह काम करे और हम लोग अलर्ट हो जाएं और गैस लीकेज को बंद कर इस तरह से हादसों को रोका जा सके। आगे की वीडियो को हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि जब भी हम एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एलपीजी सिलेंडर लाल रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि लाल रंग का जो वेवलेंथ होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वो बाकी कलर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो रेड कलर होता है वो बहुत दूर से ही बहुत इजीली विजिबल होता है, हम उसे बहुत दूर से ही बहुत आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो रेड कलर होता है वो डेंजर को इंडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से एलपीजी सिलेंडर्स को रेड कलर से पेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर के बॉटम सरफेस पे कुछ होल्स बने होते हैं। उन होल्स का मेन पर्पस होता है सिलेंडर और जिस सरफेस पे सिलेंडर को रखा हुआ है उन दोनों के बीच में एयर सर्कुलेशन को बनाए रखना। दूसरा, साथ ही साथ ये भी काम करते हैं कि किस कंपनी ने उस सिलेंडर को मैन्युफैक्चर किया है, उस कंपनी उस सिलेंडर का प्रोवाइडर कौन है, ये वो होल्स बताते हैं, ये होल्स इंडिकेट करते हैं। आप देखेंगे एग्जांपल के लिए एचपी के जो होल्स होते हैं सिलेंडर पर वो सर्कुलर होते हैं और इंडियन के जो होल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इस तरीके से भी सिलेंडर की जो कंपनीज होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि सभी एलपीजी सिलेंडर्स, ऑयल टैंकर्स या फिर जो वाटर टैंकर्स होते हैं उनकी शेप भी सिलेंड्रिकल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी कंटेनर में लिक्विड या गैस भरते हैं तो उस लिक्विड या गैस का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो उस कंटेनर के कॉर्नर्स पे लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में लीकेज का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि सिलेंडर के कोई फिक्स्ड कॉर्नर्स नहीं है तो इस वजह से उसके अंदर रखे हुए लिक्विड या गैस का जो प्रेशर होता है वो इक्वली पूरे सिलेंडर पर लगता है, जिस वजह से लीकेज का खतरा अपने आप कम हो जाता है। तो इसी वजह से यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से सिलेंडर की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। बढ़ते हैं हमारे चौथे फैक्ट की तरफ। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे एलपीजी सिलेंडर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। सबसे पहले तो आपके एलपीजी सिलेंडर पर आपके एलपीजी गैस प्रोवाइडर का नाम लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए उस पर इंडेन लिखा हो सकता है, एचपी गैस लिखा हो सकता है या फिर भारत गैस भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद हमारा जो एलपीजी सिलेंडर होता है उस पर उसका वेट मेंशन्ड होता है। खाली सिलेंडर का जो वेट होता है वो लगभग 15 किलो पॉइंट समथिंग के आसपास होता है और लगभग 14 किलो गैस उसमें भरी जाती है। तो अराउंड 30 केजी के अप्रॉक्सीमेटली पूरे भरे हुए सिलेंडर का वेट होता है। इसके अलावा कुछ और ख़ास सेफ्टी मेजर्स भी आपके एलपीजी सिलेंडर पर मेंशन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एलपीजी सिलेंडर पर लिखा हुआ होता है कि जब भी आप एलपीजी सिलेंडर को इस्तेमाल ना कर रहे हो तो सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें। लेकिन एक खास तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपके एलपीजी सिलेंडर पर मेंशन्ड होती है, जिस पर शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, वो होती है आपके एलपीजी सिलेंडर के टेस्टिंग की एक्सपायरी डेट। आपने देखा होगा कि सिलेंडर के ऊपर की तरफ 3 पट्टियाँ बनी होती हैं। उनमें से एक पट्टी पर कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए इस सिलेंडर पर D28 लिखा है। अब D28 का क्या मतलब है, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की टेस्टिंग डेट को हमने रीड कैसे करना है। आप देखेंगे कि कोई भी एलपीजी सिलेंडर पर
A, B, C या D में से कोई एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा। अब ABCD क्या बताते हैं? A बताता है हमें साल की पहली तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। B बताता है हमें साल की दूसरी तिमाही यानी कि अप्रैल, मई और जून। C बताता है हमें साल की तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर। और D बताता है हमें साल की आखिरी तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये तो हमें ABCD जो हो गए हमें महीने बताते हैं। अब आप देखेंगे D के आगे एग्जाम्पल में 28 लिखा हुआ है। 28 हमें बता रहा है साल यानी कि 2028। अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है, पूरा D28 हमें क्या बता रहा है? ये D28 हमें ये बता रहा है कि साल 2028 में 31 दिसंबर तक हम इस सिलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 जनवरी 2029 को इस सिलेंडर को इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट, इसके टेस्टिंग की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये चीज़ हमें नोटिस करनी होती है हमेशा जब भी हम नए सिलेंडर की डिलीवरी लेते हैं। आमतौर पर लोगों को एक गलतफहमी होती है या लोग ये समझते हैं कि ये जो डेट मेंशन्ड होती है सिलेंडर पर, ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है और इस एक्सपायरी डेट के बाद सिलेंडर बॉम्ब बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट ना होकर सिलेंडर की टेस्टिंग की एक्सपायरी डेट है। एक सिलेंडर की अमूमन लाइफ जो होती है वो 15 साल की होती है, जिसमें से हर 5 साल बाद सिलेंडर की टेस्टिंग की जाती है। हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग होती है, जिसमें कि जो सिलेंडर होता है उसमें नॉर्मल प्रेशर की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर को प्रेशराइज किया जाता है और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि जो हमारा एलपीजी सिलेंडर है, जहाँ पर उसके वेल्डिंग पार्ट्स हैं, वहाँ पे कोई होल्स तो नहीं है, कोई क्रैक्स तो नहीं है जिससे लीकेज हो सके। अगर लीकेज हो रही है, कहीं पे होल्स है, क्रैक्स है जिससे लीकेज हो रही है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, उस सिलेंडर को डिस्कार्ड कर देते हैं कम्प्लीटली। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं पर होल्स नहीं है, क्रैक्स नहीं, कहीं लीकेज नहीं हो रही है, यानी सिलेंडर बिल्कुल हेल्दी हमारा कम्प्लीटली ओके है, तो उसके बाद उस सिलेंडर पर एक नई टेस्टिंग डेट प्रिंट की जाती है और उस सिलेंडर को वापस से मार्केट में सर्कुलेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो जब भी हम नए सिलेंडर की डिलीवरी लें तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिस सिलेंडर को हम ले रहे हैं उस सिलेंडर की जो टेस्टिंग डेट है, क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई है। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की, यानी कि वो सारे प्रिकॉशंस जो हमें एलपीजी सिलेंडर के यूज़ करते वक्त लेने चाहिए। पहला, सबसे पहले तो जब भी हम नया एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो उस वक्त हमें चेक करना है कि जो सिलेंडर हमने लिया है उसकी जो सील्ड कैप है वो बंद है कि नहीं है। अगर नहीं है बंद तो उसे वापस कर दीजिए और नया दूसरा सिलेंडर लीजिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी नया सिलेंडर लें तो हमेशा रजिस्टर्ड और वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी का ही लें। दूसरा, नए सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त आपने ये चीज़ भी नोटिस करनी है कि क्या आपका सिलेंडर आईएसआई मार्क्ड है कि नहीं। और सिर्फ आपका सिलेंडर ही नहीं, आपका गैस स्टोव, आपकी रबर होज या फिर रेगुलेटर भी आईएसआई मार्क्ड होने चाहिए। अब आईएसआई से मेरा क्या मतलब है? आईएसआई एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि कंज्यूमर के सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए एक हाई लेवल स्टैंडर्ड सेट कर देती है। अब इसे रफ भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आईएसआई मार्क्ड है यानी कि वो ऑलरेडी टेस्टेड है और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए जब भी नए सिलेंडर की डिलीवरी ले या फिर नए गैस स्टोव ले, रबर होज ले, रेगुलेटर ले, तो ज़रूर चेक करें कि क्या आपका वो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आईएसआई मार्क्ड है कि नहीं। तीसरा, हमें समय समय पर अपने गैस स्टोव की, पाइप की या रेगुलेटर की जांच करवानी है और जांच भी किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ही कराएं। हो सकता है कई बार हमें ऐसा लगे कि कोई अगर माइनर सा फॉल्ट है तो हम उसे खुद ही ठीक कर लेंगे, लेकिन अच्छा होगा अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करें और किसी प्रोफेशनल से ही उस चीज़ को ठीक करवाएं। चौथा, अगर आपने कोई नया एलपीजी कनेक्शन लिया है और अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है एलपीजी कनेक्शन को सेट करने में, तो आपको खुद ही कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको एजेंसी से कांटेक्ट करना है। एजेंसी खुद ही अपना आदमी भेजती है और आपको उनसे हेल्प लेनी है, उनसे समझ लेना है, क्योंकि ये उनका काम है बताना। पूरी तरीके से वो आपको सेटिस्फाई करके जाएंगे, वो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको एलपीजी कनेक्शन को ऑपरेट करना है। पाँचवा, इस बात का खासकर ध्यान रखना है हमें कि हमारा एलपीजी सिलेंडर जहाँ पर रखा हुआ हो वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन हो, क्योंकि इन केस अगर गैस लीकेज होती है तो गैस एक ही जगह पर इकट्ठी नहीं होगी। और साथ ही साथ इस बात को भी मेक श्योर करना है कि हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है और गैस स्टोव है वो एक ही लेवल पर ना रखे हुए हो। छठा, हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि हमारे एलपीजी सिलेंडर के आसपास कोई ज्वलनशील सामान ना रखा हुआ हो
और अगर आपने किचन में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रखा है तो उसे भी एक उचित दूरी पर रखें सिलेंडर से, क्योंकि इन केस अगर गैस लीक होती है तो एक छोटा सा स्पार्क ही हादसे का कारण बन सकता है। सातवां, जब भी हम नए गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते हैं तो उसके साथ एक सेफ्टी कैप लगा हुआ आता है। हमें उस सेफ्टी कैप को संभाल कर रखना है, उस सेफ्टी कैप को फेंकना नहीं है, क्योंकि इन केस अगर गैस लीकेज होती है तो उस सेफ्टी कैप का इस्तेमाल कर हम लीकेज को रोक सकते हैं। ये सारे ही प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कभी गैस की स्मेल आ रही है, एलपीजी गैस की स्मेल आ रही है, तो सबसे पहले जाकर सिलेंडर के रेगुलेटर की नॉब बंद कर दें। अगर फिर भी स्मेल कंटिन्यूसली आ रही है तो उस रेगुलेटर को निकाल कर उस सील्ड कैप को लगा दें, जिस सील्ड कैप की मैंने आपको बात की थी, और फिर उस सिलेंडर को उठाकर एक खाली जगह पर ले जाएं और तुरंत अपने घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सबको खोल दें, और भूल कर भी अपने घर के जितने भी बिजली के स्विच होते हैं उन्हें ऑन ऑफ ना करें, और जल्दी से जल्दी अपने एजेंसी को कॉल करें, एजेंसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उन्हें कॉल करें और सारी की सारी जो प्रॉब्लम हो रही है घर में उन्हें जल्दी से जल्दी बताएं। एक और ख़ास जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ना हो, तो प्लीज़ ध्यान से सुनेगा। वो खास जानकारी है इंश्योरेंस। जी हाँ, इंश्योरेंस। तो जब भी हम लोग एक नया एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो जो गैस एजेंसियां होती हैं वो हमें एक पासबुक इशू करती हैं। वो पासबुक जिस पर हम अपने हर एक नए एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की एंट्री करवाते हैं, तो उस पासबुक के बेसिस पे, उस कनेक्शन के बेसिस पे हर एक गैस कंपनी जो होती है अपने कंज्यूमर को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इन केस अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ एलपीजी सिलेंडर की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो कंज्यूमर अपनी गैस कंपनी से, जिससे कि उसने कनेक्शन लिया हुआ है, एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन लिया हुआ है, उससे वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। अलग अलग जो गैस कंपनियां होती हैं उनके जो इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आमतौर पर जिन गैस कंपनियों से लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं वो है एचपी गैस, इंडियन गैस और भारत गैस। और इन तीनों ही कंपनीज़ की जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है। तो एक बार चलते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एचपी गैस की वेबसाइट है, ये इंडियन की वेबसाइट है और ये हमारी भारत गैस की वेबसाइट है। अब एक एक करके हम इन तीनों ही वेबसाइट्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या क्या डिटेल यहाँ पे दे रखी है। और एक ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हम फॉर एग्जांपल पहले एचपी गैस की वेबसाइट पे चेक करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल, लेकिन अगर उससे पहले आपको लैंग्वेज चेंज करनी हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारी लैंग्वेजेस आपको दिखेंगी, जिसमें से हिंदी भी एक है। अगर आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो होम पेज है यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अदर सर्विसेज का, ये वाला। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे हमें यहाँ पे। जो सेकंड लास्ट है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर एलपीजी कस्टमर्स, इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड डिटेल देखने को मिलेगी। ऊपर तो कुछ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है और नीचे आप देखेंगे कि अमाउंट दे रखा है क्लेम का। तो पहला ऑप्शन जो हमें दे रखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ डेथ किसी भी कस्टमर को, उसकी फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन में बता रखा है कि टोटल 15 लाख तक का कस्टमर का मेडिकल एक्सपेंस कवर किया है एचपी गैस के इंश्योरेंस पॉलिसी में, और पर पर्सन 1 लाख रुपए मिलेंगे। इमीडिएट रिलीफ कस्टमर को 25,000 रुपये का मिलेगा, और प्रॉपर्टी डैमेज में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है। अब इंडियन पे जाके चेक करते हैं कि इंडियन में क्या चीज़ें यहाँ पे हमें दे रखी है इंश्योरेंस पॉलिसी में। इंडियन में भी हम अदर सर्विसेज पे जाएंगे। अदर सर्विसेज पे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे हमारे लिए। जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर एलपीजी कस्टमर्स, इसे क्लिक करेंगे। ऊपर वही इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमें क्लेम का अमाउंट बताया हुआ है। तो इंडियन के केस में जब इन केस अगर किसी कस्टमर की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 6 लाख रुपए तक यहाँ अमाउंट गिवन है। मेडिकल एक्सपेंसेस टोटल 30 लाख तक के कवर है यहाँ पे। एचपी गैस से 15 लाख थे, यहाँ पे पर पर्सन 2 लाख रुपए अमाउंट मिलेगा। प्रॉपर्टी डैमेज के केस में यहाँ पे 2 लाख रुपए तक अमाउंट दिया हुआ है इंडियन गैस के केस में। अब एक बार भारत गैस पे जाके चेक करते हैं। भारत गैस में भी आप लोग अदर सर्विसेज के ऑप्शंस पे जाएंगे, ये वाला, इसे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो फिर से वैसे ही आपको यहाँ पे एक पोर्टल खुला हुआ दिखेगा जिसमें आपको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस फॉर एलपीजी कस्टमर्स क्लिक करना है। यहाँ पे भी पहले डिटेल दी हुई है और उसके बाद यहाँ पे रिगार्डिंग द अमाउंट यहाँ पे डिटेल है कि इन केस ऑफ डेथ पर पर्सन 6 लाख रुपए तक अमाउंट मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस कस्टमर के 30 लाख तक के कवर है यहाँ पे, पर पर्सन 2 लाख रुपए। प्रॉपर्टी डैमेज 2 लाख रुपए इन केस ऑफ भारत गैस। तो इन तीनों ही वेबसाइट्स पे हमने जाके चेक किया कि कितना अमाउंट एक कस्टमर को मिलेगा, और साथ ही साथ जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि
सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है किसी कस्टमर के साथ, तो सबसे पहले जो उसकी फैमिली है उसे जाके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो गैस एजेंसी है, उन्हें रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और साथ ही साथ अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल बिल्स हो गए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, ये डिस्चार्ज कार्ड हो गया, ये सारे ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और प्रॉपर्टी डैमेज के केस में जो इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना सर्वेयर भेजती है और फिर वो सर्वेयर आके इंस्पेक्शन करता है और उसका अमाउंट तय किया जाता है। तो जो प्रोसीजर है वो सब में सेम है, अगर हम एक में देख लेंगे तो तीनों के लिए सेम है। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये जो तीनों ही वेबसाइट्स पे हम गए, इन तीनों ही वेबसाइट्स पे जो डेथ का क्लेम का अमाउंट है वो 5 से 6 लाख रुपए है। जैसे कि HP गैस के केस में 5 लाख रुपए था, इंडियन और भारत गैस के केस में दोनों में ही 6 लाख रुपए है। तो ये वो अमाउंट है जो कि फिक्स्ड है और ये गैस कंपनी कस्टमर की फैमिली को देती है। लेकिन इन केस कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिसमें कोई ऐसे कस्टमर की डेथ होती है जो कि अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला हो, तो उस केस में जो कस्टमर की फैमिली है वो कोर्ट के थ्रू क्लेम करके ये अमाउंट कई गुना ज़्यादा बढ़वा सकती है। हालांकि ये जो क्लेम का अमाउंट है कितना बढ़ेगा ये कोर्ट तय करता है और ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति पर उसके परिवार की कितनी डिपेंडेंसी थी, और साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करता है क्लेम का अमाउंट कि उस व्यक्ति की पूरी जो एनुअल इनकम थी वो कितनी थी। तो ये सारे ही फैक्टर्स को पहले कोर्ट ऑब्जर्व करता है और उसके बाद ही जो फाइनल अमाउंट कोर्ट तय करती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कस्टमर इसी तरह से वेबसाइट पर आकर ये सारी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल चेक कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बीमा की राशि बताई वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट टू मैटर है। अब आप सोच रहे हो कि सब्जेक्ट टू मैटर कैसे है? देखिए, अगर किसी कंज्यूमर के साथ दुर्भाग्यवश कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो वो कंज्यूमर अपनी गैस कंपनी पे क्लेम करता है, बीमा की राशि के लिए क्लेम करता है। अब सबसे पहला काम जो गैस कंपनी करती है वो ये है कि वो उस क्लेम को वेरीफाई करती है। वो ये वेरीफाई करती है कि कंज्यूमर जिसने क्लेम किया है क्या वो हमारी ही कंपनी का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहा हो। तो वो ये चीज़ कैसे वेरीफाई करती है? देखिए, जब भी हमारे पास कोई नए सिलेंडर की डिलीवरी आती है तो हमारे को एक कूपन मिलता है, एक पर्ची मिलती है। उस कूपन, उस पर्ची पर उस सिलेंडर का नंबर लिखा होता है, वो एक एविडेंस है, हमें उसे संभाल कर रखना होता है। और साथ ही साथ हमारी जो पासबुक होती है उस पर जो डिलीवरी मैन होता है उस सिलेंडर की एंट्री करता है, उस पर उस डिलीवरी मैन के सिग्नेचर होते हैं, वहाँ पर डेट मेंशन होती है, तो वो भी एक अच्छा एविडेंस है। तो ये दोनों ही एविडेंस आपसे जो गैस कंपनी वो मांगती है, जब भी आप गैस कंपनी पर कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो ये दोनों ही एविडेंस आपके पास होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप कोई नया गैस स्टोव खरीदें, रबर होस खरीदें या फिर रेगुलेटर खरीदें तो उसे अपनी गैस एजेंसी से ही खरीदें, क्योंकि जो गैस एजेंसी होती है वो आपको ISI मार्क का ही प्रोडक्ट देती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर आप क्लेम ले रहे हैं तो, क्योंकि ISI मार्क्ड प्रोडक्ट की गारंटी होती है। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान रखें कि हमारा जो क्लेम है वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट टू मैटर है। तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं, ये चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही आपका जो क्लेम है वेरीफाई होता है। वीडियो के ख़त्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप को ज़रूर देखें जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि इन केस अगर हमारे LPG सिलेंडर में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं रेगुलेटर को नहीं जला सकता, इसलिए आपको सिंपल रेगुलेटर से फ्लेम जला के दिखा रहा हूँ। जनरली ये ऐसे भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकता है। इसको बुझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, घर का बेडशीट उठाइए, हल्का हल्का पीछे हो जाए, पीछे थोड़ा सा पीछे। बहुत इजी तरीका है। अभी लीक बंद नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यही काम कोई लेडी है यहाँ पे, आइए, आपका डर ही खत्म हो जाएगा। एकदम आराम से आइए, बिल्कुल डरिए मत, ऐसे भी हड़बड़ाइए नहीं। घर में एक बंदा इसको ठंडा करता रहेगा, तब आप आराम से चालू है, सिचुएशन एकदम नॉर्मल, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना LPG सिलेंडर के इस्तेमाल के बारे में और उससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।
Thank you for watching.